here it is the most important method, that is VAM method, Vogel's approximation method. ओके ये मैंने आपको पहले करा दिया है, ये हमने उसी से सम सॉल्व करा हुआ है वॉगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड से ऊपर. अब हम इस पे ना इसको चेक करने के लिए कि हमारा आंसर मिनिमम कॉस्ट आ रहा है या नहीं, उसके लिए हम यहाँ पे लगाने वाले हैं मोदी मेथड. जो मैंने बोला था ना 2 टेस्ट होते हैं, उसमें एक मोदी मेथड है, एक स्टेपिंग स्टोन मेथड है. तो ये सबसे पहले मोदी मेथड है. इसके लिए सबसे पहले हमने फॉर्मूला यूज़ करना होता है m+n-1 = 3+5. m हो गए हमारी रोज़, ये हमारी रोज़ कितनी है, रोज़ होती हैं ये लंबी वाली, ठीक है. और k हो गया हमारा ये कॉलम्स, हमारे कॉलम्स कितने हैं. तो रोज़ हमारी 3 है, m हमने 3 लिख लिया, n हमारे कॉलम्स 5 है. इसका फॉर्मूला ही होता है, ये लर्न कर लेना है, m+n-1 3 + 5 - 1 7 और स्क्वायर. तो इसका मतलब हमारा आंसर आ गया 7. और स्टोन स्क्वायर मतलब जितने यहाँ पे सेल फिल हैं, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब जितने यहाँ पे सेल फिल हैं वो, और जो यहाँ पे आंसर आएगा वो सेम होना चाहिए. और जो ये सेल्फ फिल्ड होते हैं उनको हम कहते हैं स्टोन स्क्वायर, ठीक है. तो सॉल्यूशन में कोई सॉल्यूशन नॉन डीजेनरेट है. अगर तो ये 6 होता, ये 7 होता, तो इसका मतलब हमारे सॉल्यूशन में डीजेनरेसी है. ये डीजेनरेसी का मतलब होता है कुछ ख़राबी है जो हमें सही करनी पड़ेगी. वो क्वेश्चन भी आगे आएंगे. अभी ये है कि इनमें कोई ख़राबी नहीं है, क्योंकि जितना हमारा m+n-1 कर रहे हैं उतने ही हमारे ऊपर स्टोन फिल्ड है, उतने ही हमारे ऊपर कॉलम्स फिल्ड हैं, ठीक है. उसके बाद हमने ना ये जो दिए होते हैं इधर वाली साइड, इनको हमने नाम दे देना है रो 1, रो 2, रो 3. इधर हमने नाम दे देना है कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, ठीक है. हमने इनको नेम्स दे दिए. नेम्स देने के बाद हमने क्या करना होता है, जो हमारे भरे होते हैं सेल्स, जैसे हमारे 7 फील्ड है, हमने ऊपर लिखा है ना कि हमारे यहाँ पे भी स्टोन स्क्वायर भी 7 है और यहाँ हमारे ऊपर 7 फील्ड है. तो जो हमारे फील्ड होते हैं, जैसे सबसे पहले हमारा R1 K3, मतलब R1 का K3 फील्ड है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखेंगे, R1 + K3 = 11. जो उसके यहाँ पे ये इसके अंदर कॉस्ट है ना ये वाली 11, वो हमने यहाँ पे लिखी है R1 + K3 = 11. सिमिलरली हमने क्या किया, R1, फिर अगला हमने चेक करा R1 K4, R1 + K4 = 12, वो हमने लिख लिया. फिर हमारा नीचे कौन सा वाला फील्ड है, फिर हमारा है R2 + K4, उसमें 16 है, हमने लिख लिया. फिर हमारा है R2 + K5, उसका 0 है, हमने लिख लिया. फिर हमने लिखा R3 + K1 12, R3 + K2 12, R3 + K4 = 13. ऊपर हमारे 7 सेल्स भरे हुए हैं, तो नीचे ये भी ऐसे 7 बनेंगे, ओके. तो उसमें जो R1 है ना, सिर्फ हम उसको पुट कर देंगे 0. जो हमारा R1 है हम हमेशा उसको पुट कर देंगे 0. उसके बाद जब हमने R1 को 0 पुट किया तो हमारा K3 11 आ गया, ठीक है. तो हमने यहाँ पे K3 को भी 11 लिख लेना कि 11 आ गया. अब हम चेक करेंगे किसी में K3 आया है, यहाँ पे किसी में भी K3 नहीं आया, पर किसी में R1 आया हुआ है, ये आया हुआ है R1. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, R1 + K4 = 12. R1 तो 0 था, तो K4 हमारा 12 आ गया, इधर हमने 12 लिख दिया. अब हमारा K4 इसमें है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, R2 + K4 हमारा 12 था = 16, तो उधर जाके माइनस होके R2 हमारा 4 आ जाएगा, 4 आ गया. सिमिलरली R2 इसमें है K5 में, तो K5 यहाँ पे हमारे पास है नहीं, R2 आ गया हमारे पास 4 + K5 = 0, तो K5 उधर जाके यहाँ पे हमारा K5 आ जाएगा -4, ठीक है. फिर ऐसे ही हमने सारी ये पुट करके निकाल लेने हैं. अब जो निकल गए हैं उनको हम यहाँ पे पुट कर देंगे. जैसे हमारा R1 0 है, हमने यहाँ पे R1 0 लिख दिया. हमारा K3 11 आया था, हमने अपना K3 11 यहाँ लिख दिया. हमारा जो K4 था वो 12 आया था, यहाँ लिख दिया. जो हमारे आ जाएंगे वो सारे हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे. ऑलमोस्ट हमारे सारे आ जाएंगे. R1 हमारा आ गया है, R3 हमारा आ गया है, R2 भी हमारा आ गया है, ठीक है. K1 भी आ गया, K2 भी, K3 भी, K4 भी, हमारे सारे आ गए और हमने सारे पुट कर दिए. और K5 भी हमारा आ गया है, वो हमने फिर यहाँ पे लिख लेने हैं ऐसे, ठीक है. फिर हम इधर आएंगे नेक्स्ट उस पर. ये सारे आपके पास सॉल्यूशन होंगे, आपको सॉल्यूशन नोट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो आपको करा रही हूँ, बट एक बार मैं आपको फिर भी समझा रही हूँ. मैंने आपकी सॉल्यूशंस में से वीडियो बनाई है,
ठीक है। और उस गर्ल को भी मैंने सारा OR कराया था, तो उसको जो मैंने मतलब कराती थी ना, उसने मुझे वही नोट्स बना के दिए, उसको भी मैंने सेम कराया और आपका भी सेम है, तो उसने आपके लिए बना के दिए थे सारे मुझे। तो उसके बाद यहाँ पे आगे पहले जो हमने लिए थे वो हमने लिए थे जो सेल्स हमारे भरे हुए हैं, है ना। अब हमने लेने हैं जो हमारे खाली हैं, जो हमारे अनयूज्ड स्क्वायर्स हैं, हमने वो लेने हैं। अनयूज्ड अब इसमें से कौन कौन से हैं देखो, एक तो फर्स्ट का फर्स्ट अनयूज्ड है, फर्स्ट का सेकंड, फर्स्ट का फिफ्थ, उसके बाद सेकंड का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, सेकंड का फोर्थ, सेकंड का थर्ड, फिर आ जाएगा थर्ड का थर्ड, थर्ड का फिफ्थ। वही हमने यहाँ पे लिए हुए हैं, फर्स्ट का फर्स्ट, फर्स्ट का सेकंड, फर्स्ट का फिफ्थ, ऐसे हमने ले लिया, ठीक है, समझ गए। अब हमने ऐसे ले लिया। उसके बाद जो हमने ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना 1 1 1 2 1 5 2 1 2 2, ऐसे हमने जो लिखा हुआ है उसको हमने सी के साथ यहाँ पे लिख देना है। ये कुछ नहीं है, ये मतलब फॉर्मेलिटी है, इसका कोई तुक वगैरह नहीं है, अगर आपको कोई लॉजिक हो कुछ नहीं है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा ना कि अनयूज, जो खाली थे हमने लिख दिया। जैसे हमने लिखा यहाँ पे फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम खाली है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1 1। फिर हमने लिखा फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम खाली है, हमने यहाँ पे लिख दिया 1 2, ठीक है। फिर हमने लिखा फर्स्ट रो का, फिर हमने यहाँ पे लिखा सेकंड फर्स्ट रो का फिफ्थ कॉलम खाली है, तो हमने यहाँ पे 1/5 लिख दिया। ऐसे हमने सारे लिख दिए। सेकंड का फर्स्ट खाली था, हमने लिख दिया। सेकंड का सेकंड खाली था, सेकंड का थर्ड खाली था, हमने लिख दिया। फिर ये कुछ नहीं है, ये तो फॉर्मेलिटी है कि यहाँ पे आपने सबके आगे सी लगा देना और इनको ऐसे सिंपल लिख देना 1 1 1 2 1 5 2 1 2 2 2 3 3 3 3 5, ठीक है। और इसको हम सी को क्या कहते हैं, क्लोज्ड पाथ। और उसके बाद फिर हमने आर, जो हमने यहाँ पे 1 लिया था वो आर था और यहाँ पे वो के था, है ना। फिर हमने जब आर और के तो हमने लिखा ही हुआ है, ये फिर वही फॉर्मेलिटी है। पहले आपने उसको इकट्ठा लिखा था, अलग अलग लिखा था, फिर उसे इकट्ठा करके लिख दिया, फिर अलग अलग लिख दो। अब R1 K1 R1 K2 R1 K5 R2 K1, ऐसे करके हमने सारा लिख दिया, ठीक है। समझ रहे हो ना कि पहले जो हमारे खाली सेल्स थे हमने पहले उनको ऐसे लिख दिया कि कौन कौन से खाली थे, फिर हमने उनके आगे सी लगा के उनको ऐसे इकट्ठे करके लिख दिया कि 3 5 3 3 2 3। अब उनको हमने फिर अलग करके लिख देना है। जैसे हमने यहाँ पे ये लिए थे ना, ये R1 था, ये K3 था, ऐसे हमने जैसे यहाँ पे लेना है कि जो हमारा हमने 1 1 लिखा था कि ये इसका फर्स्ट खाली है, तो उसका नाम क्या था, R1 K1। फर्स्ट का फर्स्ट, इसका नाम क्या था, फर्स्ट का सेकेंड, तो ये R1 है, K2 है। फिर हमने ऐसे लिखा था फर्स्ट का फिफ्थ, तो ये एक मिनट, फर्स्ट का फिफ्थ, तो ये R1 K5 हो गया। तो हमने ऐसे यहाँ पे लिखा है अब, ठीक है, R1 K1 R1 K2 R1 K5, ऐसे हमने लिख लिया। ये बहुत इजीली हम ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। ये तो आप समझ गए कि ये पहले सिंपल लिखना है, फिर उनको इकट्ठा करके लिख देना है, फिर उनके आगे R और K लगा देना है। ये हमेशा ऐसे R और K ही लगेंगे, मतलब ये स्टेप ईजी हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप आ गया हमारा, हमने उस पर लिखना है इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। इंडेक्स को हम कैसे लिखेंगे कि जो C11 है वो क्या है, मतलब 1 के 1 में इसमें क्या है, छोटे वाले बॉक्स में उसमें था 15, तो हमने वहाँ पे लिख दिया 15, ठीक है। उसके बाद उन्होंने हमें बोला कि R1 में क्या है, R1 हमने यहाँ पे निकाला था 0, तो हमने 0 लिख दिया। फिर हमने निकाला था K1 क्या है, यहाँ पे हमने नीचे लिखे थे ना सारे, यहाँ पे है K1 11 है, हमने 11 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद फिर आ गया C12, तो सी रो में मतलब फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम में क्या है, फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम में, फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम में हमारा 24 है ना। ये देखो एक मिनट, फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम में हमारा 24 है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख देना है, हमने यहाँ पे 24 ही लिखा है। और उसके बाद हमारा R1 हमने यहाँ से उठाना है, R1 हमारा 0 हमने पुट किया था, हम हमेशा R1 को 0 पुट करेंगे 0। और जो हमारा K2 था वो हमने यहाँ पे निकाला था, K2 हमारा आया था K2 11, ये रहा 11, और हमने 11 पुट कर दिया। ऐसे सारे पुट कर देने हैं। सारे पुट करने के बाद हमने जब उनको प्लस माइनस करना है तो हमारे आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे हमने सबके आंसर्स निकाल लेने हैं। अब आपके आंसर्स निकल गए, अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। अभी ये हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारा ये होता है, ये जो मैंने आपको पहले निकालना सिखाया था वैम मेथड। सेकंड पार्ट हमारा यही होता है कि हमने यहाँ पे मोदी मेथड लगाना है, टेस्ट लगाना शुरू करना है,
कि हमारा आंसर सही आया है या नहीं आया, हमारी मिनिमम कॉस्ट आ रही है या नहीं आ रही। तो ये हमारे टेस्ट का फर्स्ट पार्ट है। टेस्ट के भी आगे 3-4 पार्ट्स हैं। आई नो बहुत मुश्किल है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में आता ही आता है। तो ये तो आपको करना पड़ेगा। 15 में भी आएगा, 5 में भी आएगा, कई बार 15 में इसी के 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, समझ आ गया ना आपको? ये जैसे अब आप ये वाला एग्जांपल लो, C23 मतलब C2 इसका 3 मतलब सेकेंड रो का थर्ड कॉलम, इसमें हमने लिखा हुआ है 19, तो वहाँ पे भी हमने क्या लिखा हुआ है, सॉरी वहाँ पे हमने लिखा हुआ है 14, तो यहाँ पे भी हम क्या लेंगे, हमने लिख दिया 14। फिर हमने देखा R2 यहाँ से हम उठाएंगे, R2 है हमारा 4, हमने यहाँ पे भी 4 लिखा हुआ है, देखो ठीक है ना, ये रहा 14, ये रहा 4। फिर हमने K3 उठाना है, K3 हमारा यहाँ पे आया था 11, तो यहाँ पे भी हमने क्या ले लिया 11। अब 14 -4 -11, ये जब आप करोगे -1 आ जाएगा। ये हमने सिंपल लिखा, जिस स्क्वायर में कुछ भी नहीं था पहले हमने उनका लिख लिया कि फर्स्ट के फर्स्ट में कुछ नहीं था, फर्स्ट के सेकंड में कुछ नहीं था, फर्स्ट के थर्ड में कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा सेकंड के फर्स्ट में कुछ नहीं है, सेकंड के सेकंड में कुछ नहीं है, सेकंड के थर्ड में कुछ नहीं है, समझ के ना, ये लिख दिया। उसके बाद ये जो ऊपर लिखा हुआ ना CIJ -RI -KJ, ये रट्टा मार लो, ये हर क्वेश्चन में सेम है। फिर हमने उनको C के साथ दोनों सबको इकट्ठे लिख दिया, 1 1 1 2 1 5 2 1। उसके बाद हमने उन्हें फिर अलग कर दिया, -R1 -K1, फिर हमने कर दिया -R1 -K2 -R1 -K5, ये बीच में माइनस के साइन है। फिर हमने उनकी वैल्यूज़ पुट कर दी। जो C वाली वैल्यू है वो जो हम छोटे से स्क्वायर में लिखते हैं वो है, R1 K1 की हमने पहले निकालनी थी, ठीक है। इतना हो गया हमारा। यहाँ पे आपको पता लग गया, हमने R1 K3 जो लिखे हैं वो भरे हुए सेल्स लिखे हैं। पहले भरे हुए सेल्स लिखेंगे, उसके बाद जो यहाँ पे लिखने हैं वो हमने खाली वाले सेल्स लिखे हैं। दिस इज़ ओनली द पार्ट 1।